वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। और आज बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया है, मौसम थोड़ा सा बारिश की प्रेडिक्शन थी लेकिन थी। भले बारिश ना मतलब हो, क्या थी, नहीं हो रही, नहीं बारिश तो नहीं हो रही, हवाएं चल गई। जब तक कि वो बारिश के लिए भी एक माहौल बनता है ना, जब तक कि क्लोजनेस हो जाती है। बारिश भी हमारी खाला की तरह, वो भी कहती थी कल आऊंगी और आती नहीं थी। नहीं, कराची में तो यही है ना, अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, लेकिन बारिश पूरे का कहा जाता है। इससे पहले भी हमने जब मेट्रोलॉजिस्ट को लिया था लाइन पर, उन्होंने भी कहा था कि बारिश होगी, उस वक्त भी बारिश नहीं हुई, और अभी भी कहा था बारिश होगी, जो कि नहीं हुई। तो आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना बारिश से आ जाए थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह का हमारा शहर और इसका निज़ाम है, उससे तो बहुत बेहतर है कि भले बारिश हो ना हो, मौसम अच्छा हो जाए, हवा चल जाए, ये भी बहुत बारिश का मजा हमेशा से जो आता है ना मुझे, वो आता है कैपिटल में। एक दो दफा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मॉनसून का मौसम है, ये सीजन है, और हम थे इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के अंदर बारिश एंजॉय करने का मजा ही अलग होता है। अच्छा, लाहौर में भी बड़ा मजा आता है, क्लीनलीनेस भी है, ये पेशावर में भी हो तो आपको मजा आता है। कराची महरूम है अपना ग्रीनरी के हिसाब से भी और क्लीनलीनेस के हिसाब से भी, लेकिन जो इस्लामाबाद है वो इस दोनों में जितना कहती है कराची कराची कराची, मुझे लगता है ये हुक्मरानों ने सुधर जाना है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी आपकी बात पे गौर कर लेना है, सीएम साहब ने भी कर लेना है, वज़ीर बल्दियात ने भी कर लेना है। मुझे लगता है आप कहती रहा करें, अगर हमारी आवाज़ उन तक जा रही है और मुमकिन है कि जा रही हो, तो हम यही उनसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि कराची को ग्रीन बना दीजिए और क्लीन बना दीजिए। सड़कें और ये सब आप कर रहे हैं, इसमें अच्छी बात है कि आप बसेस और बहुत सारी अपनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो नेचर है ना, उससे क्लोज कर दीजिए कराची को। ये तो फिर भी बहुत अच्छा। अफशीन, आपको याद होगा कि अगर आप पिछले मेयर के दौर में चले जाएं, वसीम अख्तर साहब के, तो कराची कचराची कहने लगे थे लोग उसको, और वो हर वक्त एक ही रोना रोते थे कि हाँ हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। इख्तियार तो अभी इस मेयर के पास भी नहीं है। असेंबली के अंदर अली खुर्शीदी ने कहा कि अपने मेयर को इख्तियार दे दो। जब इख्तियार नहीं है भाई, हम जो भी जिसका भी इंसान का ओहदा होता है, जब तक उसके पास इख्तियार नहीं हो तो वो ओहदा भी उसके लिए बेकार है। चलें जी, अब अफशीन की खट्टी मीठी बातों से जो इनकी किताब शाया हुई है, अभी आप सबने उसको पढ़ना है। अगर आप पढ़ने की इस्तात नहीं रखते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो आपने 10 से 12 मॉर्निंग शो देखना है, क्योंकि अफशीन की जो खट्टी मीठी किताब का उन्वान है, उसमें से इख्तिबास नंबर 440 तक हम पहुंच गए। 440 की बात अच्छी बात है, वो आज बताएंगे अफशीन की कौन सी अच्छी बात है। हम 40 तक पहुंच गए, शुक्र। देखिए 436 था, 37 था, 38 था, 39 तक हो गया था। 440 सफा नंबर जो है उस पर से अच्छी बात आज क्या बताती है अफशीन? ठीक है, आज की अच्छी बात यह है कि इल्म भी अच्छी बात है, इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि इल्म आपकी हिफाजत करता है और दौलत की आपको हिफाजत करनी पड़ती है। वेरी गुड, ट्रू। इल्म इंसान का रूहानी और अक्ली मुहाफिज होता है। ये इंसान को सही और गलत, हक और बातिल में फर्क सिखाता है और इसे जिंदगी के हर मोड़ पर दुरुस्त फैसले लेने के काबिल बनाता है। जबकि दौलत को इंसान खुद संभालता है, इसकी हिफाजत करता है, और इल्म जितना ज्यादा होना, इंसान उतना ही बुलंद होता जाता है। ठीक है, लेकिन मैं तो चाहूंगा मुझे दौलत भी दो और इल्म भी दो, दोनों दे दो। ये बात तो बहुत फायदे की किया, इल्मी दौलत दे दो मुझे ना। इल्म की दौलत तो मुझे ऐसा इल्म तो जिस इल्म के बाद दौलत भी कमा सकूं ना। लेकिन फिर दौलत जब होती है ना इंसान के पास, तो बाज़ औक़ात इंसान में गुरूर, हिरस और खौफ पैदा हो जाता है। इल्म लेकिन एक ऐसा सरमाया है जो खर्च करने से बढ़ता है, जबकि दौलत खर्च करने से कम होती है। देखिए, अगर आपके पास इल्म होगा ना, दौलत खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा, जाहिर है, जब आपके पास इतनी नॉलेज होगी, जैसा कि अभी आप यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, तो ये सब इल्म की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। मेरी दौलत कहाँ है? आई हैव डन 3 मास्टर्स कंसेक्टिवली। तो ये आपकी दौलत है। अच्छा, सेम है, मैंने भी 2 मास्टर्स कर लिए, लड़की हमारी पढ़ी लिखी है, कदम पर चल रही हूँ, और यही जो हमारे थोड़े बहुत नॉलेज जो हमने हासिल की है, उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठकर जो कुछ भी बोल रहे हैं, अपने इल्म की बुनियाद पर। पूरी दुनिया आपसे सीखती है अफशीन की खट्टी मीठी बातों में, इतनी सारी। नीचे एक दफा लाइन भी लगी, बुनियाद पर हम यहाँ पर अर्न भी कर रहे हैं ना, बेसिकली। तो वही दौलत है हमारी, वही बात है ना, फर्स्ट लर्न देन अर्न। और फिर वही बात कि जितना रिस्क आपने नसीब में लिखा होता है ना बिलाल, वो आपको मिलकर ही रहता है। अच्छा, फिर वो चाहे दौलत उसको आप मल्टीप्लाई करें या फिर ये कि इल्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं एक चीज में करना चाहूंगा। देखिए, इल्म सिर्फ किताबी बातें नहीं, मतलब आपने जो किताब में सिलेबस में से अपने कोर्स आउटलाइन में पढ़ा, आप कह रहे हैं कि वो इल्म नहीं। इंसान की शख्सियत, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर, उसके माशरती मुकाम का असल पैमाना जो है, ये तमाम चीजें मिलकर आपका जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो कहलाती है। जबकि दौलत एक मादी चीज है, यानी कि दौलत आनी है, जानी है, होता है। मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि पैसा बहुत जरूरी है, पैसे से आपके सारे काम हो सकते हैं, लेकिन
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे वक्त, हालात या कुदरती आफात जो है वो इन मादी चीज़ों से, पैसे से ख़त्म की जा सकती हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। अगर इल्म की बात की जाए तो इल्म कहीं बेहतर इसलिए है जो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। मतलब इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग, कोई आपसे छीन नहीं सकता। हाँ, अगर आपसे छीनेगा तो आपका इल्म और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आप जितना चीज़ लोगों में मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो उतना ही ज़्यादा, जितनी आप चीज़ लोगों में डिवाइड करते हैं वो उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई आप जो देंगे वही आपके पास। बिल्कुल। आप अगर इल्म देंगे तो आपके पास इल्म की नॉलेज की फरावानी होगी। अगर आप दौलत में इसी तरह अगर आप सदका करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो वो आपको अल्लाह मियां का वादा है कि वो आपको डबल देता है। अगर मैं रोजाना आपके पास 100 रुपए जमा कराऊं तो पलट के कितने आएंगे? नहीं, मुझे आपका सदका नहीं लगेगा, लेकिन ये सदका नहीं दूंगा, ऐसी बात मतलब कहने का ये है मेरा कि किसी को रोजाना बीसी के तौर पे 100 रुपए रोजाना जमा कराऊं आपके पास, तो 5 दिन का मॉर्निंग शो, 20 दिन 22 दिन हमारा जो है हम ऑन एयर आते हैं, रिटर्न कितना होगा? नहीं, मैं ऐसी कोई पॉलिसी वाली आंटी नहीं हूँ। ऐसी कोई पॉलिसी 21 दिन में पैसा डबल? मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ कि बिलाल, जैसे कि हम अगर चैरिटी करते हैं तो हम अपने से गरीब तबके को देखते हैं ना, तो उसको अगर हम अपने कुछ अमाउंट दे दें, अपने माल में से कुछ, हाँ, तो वो हमें डबल होके मिलता है। ये अल्लाह का वादा है, और यही मेरे ख्याल में दौलत और इल्म दोनों के लिए। ठीक है जी, आज अफशीन की खट्टी मीठी जो बातें, उसकी किताब का जो हिस्सा था, बड़ा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इल्मी दौलत भी कमाए, लेकिन इल्म जो है वो आपके पास अजली अबदी होता है, जिसको आपने छोड़ना है। इल्म की बात करें बिलाल, तो हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारे मर्द मोमिन, हमारे मर्द आहन, और उनको हम क्या कहें कि वो है, वो साथ में ये भी हम उनको कहेंगे कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है, जिन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। और पाक अमरीका ताल्लुकात में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है इनकी वजह से ही। मतलब ये हिस्ट्री के अंदर तो आप कह सकते हैं, तारीख गवाह है कि पूरी दुनिया जंगी हालत में थी, और दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि दुनिया के पास जो सबसे अमीर तरीन इंसान है उसका इसके साथ झगड़ा चल रहा है। अमीर तरीन इंसान, दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान ने बुलाया है हमारी पाकिस्तानी जो ये पूरी रियासत है, इसके ताकतवर तरीन, एक दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो सबसे ताकतवर तरीन इंसान है उनको। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की, जिनकी मुलाकात हुई है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं व्हाइट हाउस के अंदर, और ओवल ऑफिस में भी मुलाकात हुई है। किससे हुई है मुलाकात? ट्रम्प साहब से, डोनाल्ड ट्रम्प से। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प से जो मुलाकात हुई है, तो इस जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना दिया है, जो कि सब तज्जियाकारों की नज़र में ये बहुत मतलब कोई इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर पाकिस्तान कि उन्होंने ये जोहराना दिया है। और तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जोहराने में अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रम्प इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक हुए हैं, और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। तो ये जो गुफ्तगू की है, अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प साहब को क्या हुआ अचानक? जैसे ऐसा नहीं हुआ जैसे पाक भारत जंग में जब भारत की कुटाई लग रही थी खूब ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत भागा था डोनाल्ड ट्रम्प के पास कि जल्दी से हमारी सालिसी करवाइए ताकि हम नुकसान से बच सके। और इसी तरह कहीं इसराइल ने भी डोनाल्ड ट्रम्प से ये रिक्वेस्ट ना की हो कि आप जल्दी से पाकिस्तान के पास जाएं ताकि वो ईरान के गुस्से को ठंडा करे और जल्दी से मामला। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मोदी जो है वो थोड़ा सा बीमार है, तो इलाज के लिए हाफिज दवाखाना जो था वो अवेलेबल है। तो फिर हाफिज साहब ने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मतलब जो ये सजेशन दी थी उसके ऊपर अब ये दुनिया के दौरे पे निकल गए। तो जिसको दौरे पड़ते थे उसके दौरे ठीक करने गए। पहली मुलाकात जिससे हुई है तो उसको भी ठीक कर दिया। अच्छी मुलाकात रही, खुशगवार बहरहाल। और सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, मुलाकात के दौरान दोनों लीडर्स ने खुशगवार माहौल में मुतअद्दिद और वसी मामलात पर बातचीत की है। जबकि ईरान और इजराइल जंग पर भी तबादला ख्याल किया गया है, गौर किया गया है। डेप्थ जो है वो कॉन्वर्सेशन सामने आई है। टू बी प्रिसाइज यही मेन इशू होगा। बाकी तो साइडलाइंस में आप ये भी कह सकते हैं कि इसने उसकी तारीफ की, उसने इसका कहा। तो सदर ट्रम्प ने आर्मी चीफ पाकिस्तान से लगन और अज़म की तारीफ की, और सदर ट्रम्प और आर्मी चीफ की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही, और यहाँ पर कोई सहाफ़ी नहीं था, तो यानी कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मुलाकात थी। हमारे कौमी सलामती के मुशीर थे हमारे फील्ड मार्शल के साथ, लेकिन ये जो मुलाकात थी
कहते हैं ना कि कोई भी नाश्ता मुफ्त का नहीं होता, तो ये भी जाहिर है इस मुलाकात में भी काफ़ी कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस किए गए होंगे। कल बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि नाउ वी आर इन द सिचुएशन ऑफ डोंट टेल डोंट आस्क। तो अमरीकी सदर की बात कर लेते हैं आगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करना मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। ये कौन कह रहा है? ये वाइट हाउस में बैठा हुआ शख्स जो कि वाशिंगटन में है, वाइट हाउस, और दुनिया का सबसे पावर तरीन मुल्क और उसके प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पर तो लिखा है कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उन्होंने, तो मेरे ख्याल में वो मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है और अमरीकी सदर ने सैयद आसिम मुनीर की आमद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग से गुरेज पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया गया। मतलब ये अवाम को बताने के लिए उन्होंने ये बात की कि भाई हमने इनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि इन्होंने जंग को एक्सकेलेट नहीं किया और फ़ौरन से डिफ्यूज़ कर दिया। हमारे कहने पर मीडिएशन इनकी काम आ गई और पाक भारत की जो जंग थी, क्योंकि दोनों जौहरी ताकतें हैं और ऐसे में फील्ड मार्शल का अमन को तरजीह देना काबिल तहसीन है। बिल्कुल। सदर ट्रंप ने यह भी बताया साथ साथ कि मुलाकात में ईरान से मुताल्लिक मामलात पर भी गुफ्तगू हुई और इस ज़िम्न में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र काबिल तवज्जो है, जिसके बाद उनके बकौल पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में बेहतर जानता है, विच इज़ अ वेरी ट्रू पॉइंट ना। मगर ये भी कहा कि वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है, ऑब्वियसली। और सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है और मतलब साथ में वो ट्रेड को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि ऑफ कोर्स पहले बिजनेसमैन ही हैं, तो वो जो है पहले ट्रेड को देखते हैं, तो जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत दे सकता है, क्योंकि अब ज़ाहिर है पाकिस्तान पर ज़ीरो टैरिफ कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ट्रेड की बात करते हैं और मुलाकात नहायत खुशगवार माहौल में हुई और इसे दोनों जानिब से मुस्बत करार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करें तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की ही, जिन्होंने तारीख रकम कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी तारीख के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, जिन्होंने वाइट हाउस में मौजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आला सतही मुलाकात की है। इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर द पाकिस्तान के इतने बड़े जो है वो हमारे इस वक्त कदम हैं कि हर शख्स हमें मदऊ करता है और हर शख्स हमारी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन DC का सिफारती दौरा भी किया, जहां उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया है और पूरी अमरीकी काबीना के साथ भी वसी तबादला ख्याल भी किया। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुनव्वर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाँ डॉक्टर मुनव्वर, बताइएगा ये मुलाकात बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या ये फ्री लंच तो नहीं होगा ना कुछ इसकी कीमत भी अदा करनी होगी? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, जिस तरह आपने खुद भी अपने इंट्रो के अंदर बता दिया और आपने ये भी बता दिया कि ये तारीख में इस तरह की पहले अमेरिकन सदूर ने किसी आर्मी चीफ के साथ जो कि रूलर नहीं है उनके साथ इस तरह की मुलाकात नहीं की। मेरे ख्याल में सबसे पहले जो है जो यहाँ पर जनरल बाजवा के दौर में भी और इससे पहले मुशर्रफ के दौर में भी ये इस तरह से हुआ था और अब जाके यहाँ पर हुआ है। नहीं, उस वक्त क्या था कि जनरल बाजवा साहब के साथ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब साथ थे जी, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे जी। तो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से अगर आप देखें तो ये अपनी नौयत की पहली मुलाकात है। तो इसका मतलब है सारी मुलाकात अस्करी मुज़ाकरात के गिर्द घूम रही होंगी। अस्करी भी और सियासी भी। इनफैक्ट चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट है, पावर को एक ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन को वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जब आपने देखा होगा जब खान साहब गए थे तो उनके साथ भी इसी तरह की उनके लफाजी थी, लेकिन चूंकि आसिम मुनीर साहब ने तो अपने आप को प्रूव किया ना एज ए फील्ड मार्शल, एज ए जनरल, उन्होंने इंडिया के साथ जंग के अंदर प्रूव किया और फिर इससे एक इंडिया और भी मिलता है और वो इंडिया ये मिलता है कि उस जंग की बंदिश में अहम किरदार किसका था। ठीक है। और यही प्रेसिडेंट साहब ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैंने उनका शुक्रिया अदा करना था और मेरे लिए प्राउड मोमेंट थी कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई है। अब इसमें बहुत अच्छा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने तस्दिया दिया कि इसके अंदर 3 आईज डिस्कस हुए होंगे, जिसमें ईरान है, जिसके अंदर इजराइल है, जिसके अंदर इंडिया है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। ईरान का मसला ये कि जो जंग चल रही है तो सैयद आसिम मुनीर साहब की जो पहले जोराना था जो पाकिस्तानियों के साथ था,
जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है और इजराइल के जो हमला है उसकी हम मुखालफत करते हैं। ठीक है। और फिर आपने देखा कि जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनरल साहब खुश नजर नहीं आ रहे थे जो इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। तो इसका मतलब ये कि वहां पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं और स्पेकुलेट कर सकते हैं कि जनरल साहब ने मशवरा दिया होगा कि आप इस जंग को रुकवाएं। जी। दूसरी बात यह है कि इजराइल के मामले के ऊपर बात हुई होगी कि अगर फॉर इंस्टेंस इजराइल और ईरान की जंग चलती है और रिजीम चेंज होती है जी। तो इन दैट केस पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है। और फिर बाद में आपने प्रेसिडेंट ट्रंप से यह भी सुना कि हम जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात में मैं समझना चाह रहा था बिकॉज उनको ज्यादा समझ है ईरान की। तीसरा मसला इंडिया के साथ इनफैक्ट बिकॉज वो इंडिया की और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर को रुकवाने का क्रेडिट लेते हैं और बजा तौर पे लेते हैं, जिसको इंडिया हमेशा उसको इनकार करता है। जी। उस पर बात हुई होगी कि इस मसले को कैसे रिजॉल्व करें। कश्मीर का सेवरल टाइम्स उन्होंने जिक्र किया होगा। तो ये 3 आइज का उसके अंदर ये डिस्कस हुआ है। और मैं एक बात थोड़ा सा और आगे कह दूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो भी स्पेकुलेशन चल रही थी पाकिस्तान में, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर ने रिप्रेजेंट किया है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को। ठीक है। क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस चल रहा था उस क्राइसिस को रोकना पाकिस्तान, और मैंने पहले भी अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात की थी कि पाकिस्तान के किरदार को आप अंडर एस्टिमेट न करें। बिल्कुल भी नहीं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में अगर कोई बातचीत करवा सकता है तो पाकिस्तान है। अच्छा मुनव्वर साहब और टर्की है। मुनव्वर साहब, आई हैव सम क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे और आपकी बड़ी गहरी नज़र है इस वक्त खासतौर पर इस मुलाकात की। ये मुलाकात पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ेर बहस आ चुकी है, काबिल गौर है। आपने 3 आइज को जो है वो इलेबोरेट करके बड़ा अच्छे से वो बात ही खत्म कर दी कि क्या डिस्कशन हुआ हो क्या नहीं होगा। जरा आई जस्ट वांट टू आस्क प्रिसाइजली कि सबसे पहले अगर इस वक्त करंट सिनेरियो पर बात कर लेते हैं ईरान पर, ये भी शवाहिद नहीं मिल पा रहे हैं कि ईरान की स्ट्रैटेजी कैसे तब्दील हुई, ईरान कैसे हावी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपनी बातों में ये कह दिया कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा ईरान को कोई नहीं जानता। तो क्या ऐसा कुछ है कि इस तरह कुछ डिस्कस किया गया होगा कि आपने थोड़ा सा बैकफुट पे रहना है ईरान के लिए? इज दैट पॉसिबल? देखिए ये एन मुमकिन है, लेकिन चूंकि हमारा मकसद ये नहीं कि ईरान की बैकिंग करें या न करें, हमारा तो स्टांस बड़ा क्लियर है। और जनरल साहब ने जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ तकरीबात में कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो जो हमारा अखलाकी और सफारती जो हमारा स्टांस है, ठीक है, वो उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह है। हम उससे पीछे नहीं हटेंगे बिकॉज देखिए पाकिस्तान नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करता है। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस में हम बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो लिहाजा इंटरनेशनल लॉ और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को डीरेल होने नहीं देंगे। और यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्रसल्स के अंदर, यूके के अंदर, लंदन के अंदर बार बार ये बात हो रही थी। तो कहने का मकसद ये कि इससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। अच्छा देखें जी जी, दूसरी बात ये कि अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो आपको नहीं लगता कि उसका असर पाकिस्तान पे आना है? बिल्कुल आएगा। एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सारा बैलेंस ऑफ पावर, उसके अलावा ईरान की इनसिक्योरिटी जनरेट करेगी पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अफगानिस्तान की इनसिक्योरिटी ने आपको कितना गजन पहुंचाया? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल प्लीज। 70-80 की दहाई तक पाकिस्तान वाइब्रेंट सोसाइटी थी और कराची आपका तीसरी बड़ी डेस्टिनेशन थी टूरिज्म की और फॉरेनर्स की। लोग दुबई नहीं जाते थे, कराची आते थे। और वो एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने अपने मेमोयर के अंदर लिखा हुआ है कि काश मेरा घर कराची में होता। तो we have heard, हमने अपने आबाओ अजदाद से सुना है, यहाँ रशियंस भी घूमते थे, टर्किश भी आते थे, अमेरिकन भी आते थे, कैनेडियंस भी आते थे। पूरी मार्केट्स आज भी पुराने दौर की आबाद है यहाँ पे। जी एग्जैक्टली। तो ये कराची एक बड़ा इसका नाम हुआ करता था, लेकिन अफगानिस्तान की जंग के बाद क्या हुआ फिर आपने भी देखा और हमने भी देखा। पूरी पाकिस्तान की जो कलरफुल सोसाइटी मुतासिर है। तो ईरान, और मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर मेरी क्या वो है, लेकिन मैं बदस्ता ये उनको गुजारिश कर सकता हूँ कि ईरान एक 2500 साला सिविलाइजेशन है। आप 250 साला आपकी टोटल मुद्दत है और आप एक सिविलाइजेशनल बिहेवियर को एज एन मुस्लिम कंट्री, एज अ शिया कंट्री नहीं देख सकते। वो सिविलाइजेशनल अंदाज से बिहेव करता है। यही वजह है कि तोदे पार्टी ने कहा है कि हमारे इख्तलाफ रिजीम के साथ होंगे, लेकिन इस जंग में हम रिजीम के साथ खड़े हैं। और आप देखिए तेहरान के अंदर एक नॉर्मल लाइफ चल रही है।
जबकि इतना बड़ा ट्वीट सामने आया है, इवैक्यूएट करने का कह दिया गया था ट्रम्प की जानिब से। जी वो गलत उनका, देखे ना, ये उनको समझ नहीं आ रही बात, और मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको समझाया होगा। हाँ। चले और जहाँ इवैक्यूएशन की बात हुई तो वहीं पर ईरान ने भी हैफा और तेल अवीव इवैक्यूएट करने की बात की, और साथ ही अपने सारे जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे वो भी दिखा दिए कि हम पूरी कुव्वत के साथ निपटेंगे। अच्छा, आपने जो बात की डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने जो है हो सकता है वो पाकिस्तान से ये कहें कि आप मीडिएट करें इस ईरान इसराइल वॉर में ताकि जो है ये जंग एस्केलेट ना हो, तो क्या इसकी ये वजह ये हो सकती है कि इसराइल में काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है, ईरान ने अपने मिसाइलों से काफ़ी कुछ नुकसान किया है इसराइल का, जिसकी वजह से इसराइल बैकफुट पे आने के लिए बात करना चाह रहा है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और जो हर्ट अखबार है जो कि यूइश कम्युनिटी के लिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन जिसकी मिलती है, कुछ हमारे दोस्तों ने पाकिस्तान में उसकी ले ली है, उसके मुताबिक इजराइल शिकस्त खा चुका है। अच्छा। इजराइल की जितनी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन थे जिनके अंदर उन्होंने सैकड़ों सालों से रिसर्च करके रखी थी, वो उड़ गई। अच्छा। आपका उनका जो मोसाद का हेडक्वार्टर था वो उड़ गया, वो भी। उनकी एयर बेसेस सारी उड़ गई हैं। इस वक्त इजराइल के फाइटर जेट इजराइल से नहीं उड़ रहे ईरान पे हमला करने के लिए। अच्छा, बाकी आप खुद समझदार हैं। बिल्कुल समझ गए। अच्छा, जी। तो कहने का मकसद ये कि वहां पे बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। और कल जो ईरान ने अपना जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज कम से कम 5,500 थी, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 10,800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जाता है, 1200 किलोग्राम वो वॉरहेड ले जा सकता है, और जब वो अपने टारगेट पे जाता है 6 हिस्सों में तब्दील हो जाता है और 6 मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट करता है, जिसे वो तजील मेरे ख्याल में अपने मिसाइल सिस्टम बता रहे हैं। कल से परसों से एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट इजराइल नहीं कर पाया, और उनका जो आयरन डोम है, उनका डेविड सिलिंग है, उनका एरो 1 एरो 2, उनका और इवन अमेरिकन का थॉट, उनके रॉकेट डिप्लीट हो गए हैं। तो लिहाजा इस वक्त फिजा, जब ईरान ने कल कहा था कि फिजा उनके कंट्रोल में, तो वो शिकस्त खा रहा है, और इसीलिए बार बार वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंटरवीन करें। ठीक है, अमेरिका इंटरवीन करता है। एक जुमला सिर्फ कह दूं, अमेरिका इंटरवीन करता है तो चाइनीज स्टेटमेंट आप अपने जहन में रखें, और अभी भी रूस भी साथ में आ गया जी। एक घंटा पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया है अल अरबिया इंग्लिश के ऊपर, विक्टर गाव, उसने कहा है कि चाइना नहीं देखना चाहता एक और वॉर ऑफ एग्रेशन। बिल्कुल ठीक है, तो आप समझ लेंगे फिर इशारे क्या है। ठीक है। अच्छा मुनव्वर साहब, मूविंग फॉरवर्ड, ईरान के ऊपर बड़ा अच्छा आपका एनालिसिस सामने आ गया हमारे व्यूवर्स के लिए। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। अगर हम भारत की बात करते हैं तो वो भी मामला ज़ेर बहस आया होगा, उसके ऊपर शुक्रिया तो अदा किया है ट्रंप ने फील्ड मार्शल साहब का, लेकिन क्या जो हम जिस नेगोशिएशन टेबल पर बैठना चाह रहे हैं या अब हम बैठने की पोजीशन में हैं, ये कब होने जा रहा है? क्योंकि हम कश्मीर के मसले को अब डिस्कस करने की पोजीशन में आ चुके हैं। बिल्कुल, अब ये आलमी मसला बन गया है, सिर्फ और फिर सिंतास मुआहदे को भी डिस्कस करना है। देखें, जो मोदी है जिसने भारत का नाक कटवा दिया है, और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे वेस्ट के, और दोनों रोग स्टेट, दोनों लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को डीरेल कर रहे थे, दोनों को मैं हिटलर करार देता हूँ जी। एक ने पाकिस्तान से जूते खाए हैं और दूसरा ईरान से जूते खा रहा है। अब जो इंडिया है उसको तो नापसंद किया जा रहा है वेस्ट में, बिकॉज इजराइल मैनिफेस्ट डेस्टिनी के दायरे में आता है, इंडिया नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं ये बताता चलूं कि मोदी ने फिर इनकार किया है, और उसने कल बयान दिया है कि हम बायलैटरल लेवल पे इस मसले को हल करें, कोई थर्ड पार्टी। लेकिन इंडिया के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, बड़ा क्लियर मैसेज है। आप अगर कश्मीर को इस तरह हल नहीं करेंगे तो दूसरी तरह हमें पता है कि हल किस तरह से किया जा सकता है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, ये जो मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप और सिर्फ हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनके दरमियान जो अस्करी क़यादत, सिर्फ खुसूसन अस्करी की क़यादत से, तो इसमें क्या ये बात भी डिस्कशन में आ सकती है कि पाकिस्तान शुड डिसमेंटल देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम? वो लोग जाहिर है उनको तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना सबके न्यूक्लियर प्रोग्राम से। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। ये भारत का प्रोपेगेंडा इस तरह का होता है, बाज़ औक़ात वेस्टर्न सब कमेंटेटर इस तरह की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ठीक है, वेस्टर्न पार्ट को भी कभी कभी कोई ना कोई रिजर्वेशंस होती हैं, बिकॉज इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन थी जहाँ पे फ्रांस को बड़ी फिक्र थी कि एक पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन किस तरह हाथ में आ गया, लेकिन ये मामला वहां पे डिस्कस नहीं हुआ होगा। पहले हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं और अमेरिका की जो GHQ है, इनके बड़े ट्रेडिशनल और बड़े
डीप और मजबूत ताल्लुकात हैं। अच्छा। उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। जनरल ज़िन्नी ने एक किताब लिखी है बैटल रेडी। उस किताब के अंदर पाकिस्तान फौज की प्रोफेशनलिज्म की उन्होंने तारीफ की है और उनके 4 स्टार जनरल और हमारे जो 4 स्टार एंड 3 स्टार जनरल है उनकी आपस में दोस्तियां रही हैं। अच्छा। और उसकी आपको इशारा मिलता है किताब एंगेजिंग इंडिया जो टालबोट ने लिखी, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे साउथ एशिया के क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो वो बताते हैं कि कितने डीप और बहुत ही गहरे ताल्लुकात दोनों जनरल्स के दरमियान में और एक अंडरस्टैंडिंग है। 1990s में जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे पाकिस्तान के ऊपर, जो डबल सेट ऑफ सैंक्शंस था, एंड वी बिकेम द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, उस वक्त भी पेंटागन जो है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को हेल्प करता था तीसरे कंट्री के थ्रू। ठीक है। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है खित्ते में अमन को, पीस को, स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है, टेररिज्म के खिलाफ कैसे लड़ना है, इसमें हमारी कोऑपरेशन जारी रहती है। लेकिन सर अगर ये वॉर जो है ईरान इसराइल की एस्केलेट होती है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से ये मुतालबा कर सकते हैं कि आप हमें अपनी एयर स्पेस दें, क्योंकि आपकी बॉर्डर्स ईरान के साथ है, तो वो और इस तरह की फौजी इमदाद मांग सकते हैं क्या पाकिस्तान से? मैं नहीं समझता। अगर वो मांगेंगे जरूर, वो हर दौर में मांगा है, पिछले दौर में भी मांगा, इस दौर में भी मांग सकते हैं। लेकिन अब ये मुशर्रफ का दौर तो नहीं है ना जी। लेकिन वो ठीक है आपकी बात, लेकिन इस दफा ये मुश्किल है क्योंकि अच्छा मैं डॉक्टर साहब मैं एक सवाल करना चाहूंगा इसी कॉन्वर्सेशन के ऊपर ना, जो आपने बात की, बड़ा प्यारा पॉइंट आपने रेज किया। कल मैंने सवाल किया था, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट द आंसर। नाउ आई होप कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लें। फ्रॉम प्रीवियस हिस्ट्री से लेकर हम मौजूदा दौर तक अगर आते हैं, हम डू मोर की पॉलिसी से नो मोर की पॉलिसी पे गए, क्या अब हम इस वक्त इस पोजीशन में है कि इस पॉलिसी पर जा सकते हैं? डोंट टेल डोंट आस्क। ये बड़ी अच्छी एक किताब है रिवर्स इन्फ्लुएंस के ऊपर, कि बाज़ों का परसेप्शन ये थी कि पाकिस्तान हमेशा रिसीविंग एंड के ऊपर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान IMF प्रोग्राम के तहत तो जाहिर है अपने आप को एक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप के नेचर में देखा जाता था, लेकिन न्यूक्लियर का प्रोग्राम का जहां तक मामला है, हक्कानी नेटवर्क के ऊपर प्रेशर न तस्लीम करने का मामला है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपके अफगानिस्तान का जब तक मामला है, और फिर जब सलाला इंसिडेंट हुआ था 2012 में, यू रिमेंबर, हमने उनकी सप्लाई लाइन को भी रोक दिया था। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारे इश्यूज पे हम ना करते हैं जो पाकिस्तान के वाइटल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। तो इसी पे फ्रेंच स्कॉलर ने लिखा किताब, बड़ी अच्छी किताब है, अगर वो मैं लेविसियन शायद वो उनके राइटर हैं, अगर मैं उनका टाइटल अगर उनका नाम गलत नहीं पुकार रहा, उन्होंने लिखा था कि बाज़ औक़ात जो मिडिल रेंज पावर एंड स्मॉलर नेशन है उनका बड़े ताकत वाले मुल्क के ऊपर रिवर्स इन्फ्लुएंस होता है, जिस तरह इजराइल का इस वक्त आप अमेरिका पे रिवर्स इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो ये समझना कि अमेरिका हमेशा प्रेशर करेगा, नहीं, वो हमने साथ चलना होता है। बाज़ फील्ड के अंदर बाद एरियाज में हम कोऑपरेट कर रहे होते हैं और बाद में चूंकि हमारे इंटरेस्ट के साथ उसका क्लैश आ रहा होता है तो हम वो ना करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जी, कि पाकिस्तान का यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है ना वो मीडिएशन का बनता है जी। और वो चाइना और अमेरिका के दरमियान में भी गलतफहमियों को दूर करवाने के हवाले से, ईरान और अमेरिका के हवाले से भी ये रोल पाकिस्तान प्ले करेगा। सऊदी अरब उसमें असिस्ट करेगा और टर्की चूंकि नेटो का मेंबर है वो भी इसमें असिस्ट करेगा। मतलब पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह विन विन सिचुएशन में पोजीशन पे है जी। अच्छा, क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को ये भी कहने पर, मतलब जैसे कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले पाकिस्तान, क्या ये भी मुतालबा सामने आ सकता है? देखिए, इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान का बड़ा एक क्लियर ऑफिशियल पर्सपेक्टिव अब तक जो पाकिस्तान ने दिया है वो ये कि जब तक फलस्तीनियन रियासत नहीं, उसका मसला हल नहीं होता एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन 1967, जब तक पाकिस्तान इस तरफ सोच भी नहीं सकता। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की आवाम तो इजराइल को किसी सूरत में तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पब्लिक ओपिनियन अगर आप देखें, और जिन्ना साहब ने तो इसको इलेजिटिमेट रियासत करार दी थी। अब मुझे आप बताएं कि कुछ हमारे जो तबके थे थोड़े मुख्तसर, बड़े नमक में, आटे में नमक के बराबर, वो समझते थे कि इजराइल के साथ हमें अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करना चाहिए ताकि इजराइल इंडिया को हेल्प आउट न करे और हमारी मुखालफत न करे। और फिर आपने देखा अपने से ही कुछ जर्नलिस्ट इधर से उधर से जाके इजराइल पहुंच भी गए। फिर आपने इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर जो क्राइसिस था उसमें क्या देखा आपने? क्या वो इजराइल डिटर हुआ या इंडिया के पीछे खड़ा हो गया
एडवाइजर्स भी दिए, जैमर सिस्टम भी दिए, ड्रोन्स भी दिए। ऐसा ही तो इसका मतलब ये मामला इस तरह से हल होने वाला नहीं है, ये मामला बड़ा क्लियर है। और मेरा ख्याल ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये पर्सपेक्टिव वहां पे बड़ा क्लियर किया होगा। ठीक है। और वैसे भी इसराइल अपनी ग्रेटर इसराइल की पॉलिसी और भारत अपने अखंड भारत वाली पॉलिसी की वजह से जो है वो यही चाहेगा कि वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी पर अमल करे। जी, ये ट्राइजोनिया था, ग्रेट अमेरिका, ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत, लेकिन अब मुझे ये ट्राइजोनिया टूटते हुए नजर आ रहा है। जी देखें प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें भी ये इस स्टेटमेंट को भी देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ईरान के पास सिर्फ एक हफ्ता है। यानी आपने एक हफ्ते का तो टाइम दिया ना कि जितना मार सकते हो मार लो। लेकिन इसराइल का भी तो आयरन डोम बैठ गया, अब उसके पास भी तो 10-20 दिन का टाइम है। इसराइल उनसे रॉकेट्स मांग रहा है। अमेरिकन ने कहा हमारे पास अब डिप्लीट हो गए, हम कहां से आपको रॉकेट दें। ठीक है। कहने का मकसद ये कि ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो नेतन्याहू कहता था आई नो हाउ टू मैनिपुलेट द अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उनकी सुनना नहीं, तो फिर वो अब एक लेसन देना चाह रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा प्रेसिडेंट ट्रंप जरा अनकन्वेंशनल है, अलबत्ता उनकी सियासत में अपनी मुश्किलात हैं क्योंकि उनकी सपोर्ट नहीं है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर जूइश लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल। और मैं हैरान था, अभी वो मेरे ध्यान से वो जा रहे टकरसन, कार्ल टकरसन के प्रोग्राम में अमेरिकन कांग्रेसमैन एक सेनेटर जो है वो बैठकर ये बता रहे हैं कि मैं इजराइल की सपोर्ट इसलिए करता हूं कि बाइबल कहता है कि जूइश कम्युनिटी बड़ी अजीम है और इस नेशन को आपने सपोर्ट करना है। आपका बड़ा ट्रू है ये जो आप बात कह रहे हैं। असल तो इसी परसेप्शन। बहरहाल मुनव्वर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपके माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का। मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इसके ऊपर बात कर रहे थे कि जो अभी मुलाकात हुई है ट्रंप की फील्ड मार्शल साहब से, आगे बढ़ेंगे, वक्त की बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टोरी पर जाते हैं। ईरान के हमलों में हलाक सहूनियों की तादाद 27 हो गई, जबकि 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। अमरीकी इंटेलिजेंस के आला अहलकार के हवाले से अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर भी ईरानी हमलों में जद आ गया है। गुड न्यूज। बिल्कुल, इसराइल का तमाम जो इसराइल के एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हुदूद है वो बंद रखने का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार है। इंटरसेप्टर्स ना मिले, अगर ना मिले तो इसराइली दिफाई निज़ाम 10 से 20 दिन चल सकेगा। मतलब ये हालत हो गया है इसराइल का। इसराइल पर मुसलसल ईरानी मिसाइलों की बारिश से, मतलब अभी कोई एटमी धमाका नहीं हुआ, अभी सिर्फ मिसाइलों की बात चल रही थी कि इनके इंटरसेप्टर्स खत्म होने लगे हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से कम होती इंटरसेप्टर्स की तादाद इसराइली दिफाई निजाम की पायदारी पर सवालिया निशान बन गई है। बिल्कुल ऐसे। ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का निफ्स से जायद मिसाइल जखीरा अब भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ताकतें जो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करती थी, ग्रेटर इसराइल, अमेरिका फर्स्ट, और ये सब अब पाकिस्तान के पास आकर रिक्वेस्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं। बिल्कुल और जबकि अमरीकी सदर की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ट्रंप ने मंगल की रात जो सीनियर मुशीर हैं उनको बताया है कि ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन फिलहाल कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है। देखा ही जा सकता है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है। अभी भी वो अपनी इसी बात पर हैं कि, और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तनसीब फर्दू अमरीकी हमले का मुमकिन हदफ है। यानी कि अब इसराइल की अगर ताकत खत्म हो गई हमले की तो फिर वो अमरीका हमला शुरू करने वाला है, जो कि और उन्होंने कहा है कि ये जो फर्दू है वो एक पहाड़ के अंदर वाक़ है और अस्करी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ इंतहाई ताकतवर बम से ही निशाना बनाई जा सकती है। और इसके नुकसानात ये होंगे कि अगर यूरेनियम अफजोदगी हो जो वहाँ पर हो रही है, अगर वो लीकेज होती है कुछ, तो उसकी वजह से जाहिर है तमाम जितने भी जानदार हैं उनकी जान को खतरा है। और फिर आपको जौहरी मामला के बारे में बड़ी नॉलेज है। जी, इस वक्त तो यही है कि बस अल्लाह ताला खैर करे, इस तरह की कोई बात ना हो आगे। और आगे बढ़ के आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान का मामला बातचीत से हल करने की कोशिश जारी है। इस सिलसिले में सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है और यूरोपीय वज़राए खारजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। जबकि गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को तलब किया गया है। इजलास में बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की है, जबकि खबर एजेंसी का कहना है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत भी
हासिल है। बिल्कुल, ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की भी बातचीत जुमे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शरीक होंगे। अच्छा, इन्होंने जो इराक़ची हैं, उन्होंने जो मुज़ाकरात की बात की है जो कि जेनेवा में होने जा रहे हैं, जिसके बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग किया जाएगा। तो इनका जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भाई हम तो ये जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं सिर्फ, और हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा जंग को एक्सकेलेट करें। जबकि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास इराक़ची, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है और सिफारतकारी के लिए जो पुरअज़्म है, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल की इन दावों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया था कि ईरान एटमी हथियारों के करीब पहुंच चुका है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में इराक़ची ने कहा कि ईरान ने कभी एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही आइंदा करेगा। अगर हम वाकई ऐसे गैर इंसानी हथियार तैयार करना चाहते तो इस वक्त से बेहतर कोई मौका ना होता जब खित्ते का वाहिद एटमी मुसल्लह रियासत ईरान पर खुली जारियत कर रही है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि तेहरान सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है क्योंकि मुल्क को इंतहाई संगीन जारियत का सामना है। बिल्कुल ये भी कहना था कि दुनिया को इजराइल की जानिब से तनाज़े को वसअत देने की कोशिश पर शदीद तशवीश होनी चाहिए। जबकि शहर कायद की भी कुछ बात करते हैं, आगे हैं थोड़ा सा वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड इन कराची। राशिद मनाज रोड के करीब एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में तेज रफ्तार डंपर कार पर उलट गया है और हादसा ड्रिग रोड के करीब पेश आया। ये डंपर एक बदमस हाथी की तरह रोड पे किस तरह से अलाव होता है आने और किस तरह से वो गाड़ियों पे उलट जाता है, किस तरह से ये हादसा रोनुमा होते रहेंगे। कुछ जो ये वाकया पेश आया इसमें एक खातून और एक बच्ची मौके पे जाबाक हो गई, जबकि एक और बच्ची है जिसको शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ज़राए से जब मालूम करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि डंपर के नीचे जाने से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है और अफराद गाड़ी में फंस गए थे। और हादसे के बाद मौके पर ही हैवी क्रेन और लिफ्टर तलब कर लिया गया, जिसकी मदद से डंपर को गाड़ी के ऊपर से हटा लाशों और जख्मियों को निकाला गया और रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। तो ये डंपर के जो मामलात हैं वो कब सही होंगे, कब हम क्या यही इंतजार करते रहे कि एक के बाद दूसरा हादसा होता रहे? सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लोग इस वक्त जाबाक हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जो उनके लवाहिकीन उनको सब्र दे, क्योंकि उनके लिए इस वक्त क़यामत सुग़रा होगी। एक तो होती है तबाही मौत और एक होती है हादसाती मौत। अब इसके बाद हर शख्स जो घर में होगा ना, उनके जो रिश्तेदार होंगे, जो अहबाब होंगे, जो अजीज़ व अकारिब हो, सब इस वक्त शदीद ट्रॉमा में होंगे। इस ट्रॉमा से बहुत करीबी लोग मेरे गुजरे, इस वजह से मुझे अंदाज़ा इस बात का। बहरहाल हुकूमती सरगर्मियाँ और हुकूमत को ये चाहिए, ब्रेक पर जाने से पहले 2 मिनट प्रोड्यूसर साहब, हुकूमत को ये चाहिए कि एटलीस्ट इनकी मॉनिटरिंग को सख्त करें। ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ होता रहेगा। मॉनिटरिंग सख्त होनी चाहिए। अगर कुछ डंपर को पकड़ देकर के आप सजा पहुंचाएं, गुजरना ही है ये रास्तों, इन्हीं रास्तों से जिससे ट्रैफिक गुजर रहा है, तो कम से कम इनका टाइम ऐसा कर दें कि वो रात में या कोई ऐसा टाइम कि जिस वक्त ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर ना और ना ही इस तरह के हादसे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और उनका इंटरेस्ट पैदा हमने इसलिए किया है आपके लिए क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद साबित होने जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा खाते हैं और खाते ही चले जाते हैं, जो सिर्फ जीते ही खाने के लिए हैं। और कुछ लोग जो है वो खाना इसलिए खाते हैं कि काम चल जाए, कुछ लोग इसलिए खाते हैं कि जिंदगी का मकसद ही खाना है। वो कैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा और क्यों हो जाएगा, सब कुछ बताने जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।